वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 6 NCERT हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है 16 महाजनपद। तो इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे जनपद और महाजनपद, और इनमें किस तरह की शासन प्रणाली रही है, जैसे कि गणतंत्रीय या राजतंत्रीय। मगध का इसी प्रणाली के परिणाम स्वरूप एक विशाल राज्य के रूप में उदय होता है। और मगध के प्रमुख राजवंश कौन कौन से रहे हैं, इस चैप्टर में ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे राज्य निर्माण से। तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया लेसन नंबर 3 में हम जान चुके हैं कि ये ऋग्वैदिक काल में ही शुरू हो गई थी। क्यों? इससे पहले हमने ये जान लिया था कि न तो कोई राजा था न राज्य था, और धीरे धीरे राज्य और जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया है वो कैसे लोगों में राजकता के कारण बनी थी। अब क्या है, इस श्रृंखला में सबसे छोटी जो इकाई है वो है परिवार। परिवार से क्या ग्राम बने, और ग्राम से जनपद, और जनपद से जन बने, जन से जनपद बने, और जनपद से बड़े बड़े महाजनपदों का निर्माण हुआ। अब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक केंद्रीय सत्ता जो है उसके संगठन में कमी आ गई थी, और जो राष्ट्र है वो छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था, जो महाजनपद कहलाया। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है कि महाजनपद क्या थे कि पूर्व जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक क्या हुआ, केंद्रीय सत्ता का संगठन कम हो गया, और इससे जो राष्ट्र है पूरा देश एक छोटे छोटे राज्यों में बटा गया। और ये छोटे छोटे जो राज्य हैं इन्हीं को ही हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो इसका वर्णन कहाँ है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावास्तु, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी कितने 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जो जनपद हैं वो लगभग भारत में 16 महाजनपदों का ही वर्णन है। अभी हमने जाना कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में भी इन जनपदों का वर्णन है। अब जान लेते हैं कि इन महाजनपदों में किस तरह की शासन व्यवस्था थी। तो कुछ में कैसी थी, राजतंत्रीय व्यवस्था थी, और कुछ में गणतांत्रिक शासन प्रणाली पाई जाती है। कुछ राजतंत्र की तरह शासन चलाया गया और कुछ में गणतंत्र शासन प्रणाली चालू हुई। तो जान लेते हैं महाजनपद जो व्यवस्था है उसका विकास किस तरह से हुआ। प्राचीन राज्य व्यवस्था की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलेगी, वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अब हमने ये बातें भी डिस्कस करनी है कि लोकतंत्र की प्राचीन, ये हमने वैदिक काल में जान लिया है कि सभा और समिति जो है वो प्राचीन संस्थाएं हैं, और ये जो दोनों संस्था हैं ये राजा की क्या है, सलाहकारी संस्था है। राजा की सलाहकारी या सलाह देने वाली परामर्शदात्री संस्था है। अब इतिहासकार जो काशी प्रसाद जायसवाल है वो ये कहते हैं कि सभा और समिति का जन्म ऋग्वैदिक युग में हुआ है। ये दोनों ही समितियां राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का काम करती है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को भी ये देखती है। अब जो ऋग्वैदिक जनपद है वो समय के साथ साथ किस में बदल गए, महाजनपदों में बदल गए, जिसमें साम्राज्यवाद का दौर शुरू हुआ, और इनमें मगध सबसे आगे निकल गया है और विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अब यहाँ ये टर्म क्लियर कर लेते हैं कि साम्राज्यवाद क्या है। कोई भी राज्य दूसरे कमजोर राज्य पर क्या होता है, कमजोर राज्य पर हक जमाता है। ठीक है, इसलिए अपने राज्य क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। तो ये है हमारा साम्राज्यवाद की भावना, जैसे कि अंग्रेजों ने इंडिया में या अपने देश भारत में किया है। तो उन्होंने साम्राज्यवाद की खातिर ही ये सब किया है। तो यहाँ ये जो पिक्चर दिखाई गई है 6th क्लास की NCERT का यू पार्ट लिया गया है। तो इसमें जो भी पिक्चर आप देख रहे हो
कि पूरे भारत में ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ फैले हुए थे और क्या इनकी राजधानियाँ और क्या इनके नाम रहे हैं। तो जो 600 ईस्वी पूर्व में है महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, यहाँ देखो ये पंजाल, कौशल, वज्जी, ठीक है, मत्स्य, अंग, इसी तरह से कुल मिलाकर ये 16 महाजनपद है। जैसे कि मैंने यहाँ कुरु इंद्रप्रस्थ है, अवंती उज्जैनी और महिष्मती इसकी राजधानी है, सूरसेन की राजधानी मथुरा, पंचाल जो है अहिच्छत्र और कांपिल्य, अंग चंपा, मगध की राजधानी राजगिरा और पाटलिपुत्र, काशी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, वज्जी वैशाली, मल की जो राजधानी है वो कुशीनगर और पावापुरी दोनों ही हैं, चेदी की शक्तिमती, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर, अश्मक इसकी है पटोली या पाटेन, ठीक है। अब कंबोज जो है हाटक या देखो यहाँ रहा ये रहा, और गांधार तक्षशिला। तो ये हैं हमारे 16 महाजनपद जो पूरे विश्व भारत में फैले हुए थे। तो समय जैसे जैसे बढ़ता गया इन क्षेत्रों में क्या है जो प्रणाली थी, कौन सी, गणतंत्र, ठीक है, वो क्या हो गई, वो तो मतलब उसकी जो है सफलता है वो कम हो गई और उसकी अपेक्षा राजतंत्र की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ने लगी और लोग राजतंत्र में ज़्यादा विश्वास करने लगे, इसलिए राजतंत्र की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। और दूसरा क्या है, महाजनपद जो है अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों की भी मदद लेते थे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौशल का जो राजा है उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री कौन है, महाकौशला, इसका विवाह किया है मगध के राजा बिंबिसार से, और प्रसन्नजित ने भी अपनी पुत्री वजीरा का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु से किया था अपने राज्य विस्तार के लिए। अब वत्सराज जो है वो विदेह की राजकुमारी से विवाह कर पाते हैं। तो इस तरह से राज्य विस्तार के लिए ये शादियां भी कर लेते थे। अब भारत में गणतंत्रीय शासन की परंपरा, महाजनपद युग में कहीं पे तो राजतंत्र है और कहीं पे गणतंत्र शासन प्रणाली, और कहीं जो ये 16 महाजनपद हैं दोनों तरह की व्यवस्था मिलती है। मल और वज्जी में गणतंत्र व्यवस्था जिसमें जनों को क्या है, समान अधिकार दिया गया है। इस व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में बांटे गए हैं। जैसे कि हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा है कि राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति, ठीक है, 2 संस्थाएं बनाई गई हैं। तो इसी तरह से जो अधिकार हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में सौंपे गए हैं। इसी कारण से अब जान लेते हैं कि इस तरह की व्यवस्थाओं में यानी 16 महाजनपदों में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था और उसका क्या काम था। तो ये सर्वोच्च अधिकारी है क्या, प्रधान, नायक या राष्ट्रपति, जो क्या करता था, गण की सभा द्वारा जीवन काल के लिए निर्वाचित किया जाता था, पूरे जीवन भर के लिए। कभी कभी मुखिया वंशानुगत मतलब एक मुखिया का बेटा भी सर्वोच्च अधिकारी, नायक, प्रधान या राष्ट्रपति कहलाएगा। अब राजा एक प्रतिनिधि परिषद की अध्यक्षता करता था और गणराज्यों का शासन सर्वोच्च परिषद के हाथों में रखा गया था। अब जो मगध है वो एक महाजनपद के रूप में कैसे उसका उदय हुआ है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। तो क्या कारण रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो कि मगध जो है एक हरा भरा क्षेत्र है और यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं जिसके कारण ये जो क्षेत्र है प्राकृतिक रूप से समृद्ध रहा है। दूसरा बहुत से रीजन हैं। तो पहले जान लेते हैं कि यहाँ के जो शासक हैं बहुत ही योग्य व साहसी थे, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग और महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली राजाओं ने इसका दूर दूर तक विस्तार किया। इन्होंने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें पैदल भी, रथ, घुड़सवार और हाथी सभी सम्मिलित थे।
इस क्षेत्रों में हाथी प्राकृतिक रूप से बहुतायत थे, मतलब यहाँ खरीदने की जरूरत नहीं थी, प्राकृतिक रूप से वहाँ पे हाथी थे। तो मगध राज्य के उदय में वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने भी अहम योगदान दिया है। जैसे मैंने नदियों की बात पहले भी की है कि गंगा, सोन और चंपा कृषि तथा यातायात को सुदृढ़ आधार प्रदान कर रही थी। मगध में लोहे की बड़ी बड़ी खदानें थी। मगध क्षेत्र की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी और क्षेत्र में पानी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उपजाऊ भूमि थी, खदानें थी और कृषि और यातायात को सुदृढ़ता देने में नदियों की महिमा रही है। और ये क्षेत्र, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि काफ़ी उपजाऊ था, उस क्षेत्र में पानी प्रचुर था। नए नगरों के उदय और धातु के सिक्कों के प्रचलन ने भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है और यहाँ साम्राज्य को व्यापारिक उत्पादनों पर चुंगी लगाकर खूब प्राप्त होता था कर। ठीक है, इस तरह से साम्राज्य का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक स्वतंत्र था। तो ये है मगध के उदय के मेन कारण। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि यहाँ इस साम्राज्य में किन किन राजवंशों का शासन रहा है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं, तो ये है मगध के प्रमुख राजवंश जिन्होंने शासन किया है। तो पहला जो राजवंश है वो हर्यक वंश। तो इसमें यहाँ कुछ शक्तिशाली राजाओं की बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। तो ये किस किस वंश से संबंधित हैं? बिंबिसार, तो ये हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। वही इस राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अपने अंग राज्यों को विजित कर मगध का विस्तार शुरू किया है। उन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासन किया। और जो मगध है उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही है? तो ये प्रारंभिक राजधानी रही है गिरिब्रज राजगृह। ठीक है, और दूसरा यहाँ का शासक रहा है, कौन रहा है? अजातशत्रु। तो इसने 492 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंबिसार के बाद मगध का ये शासक बनता है और इतिहास में कुणिक नाम से, कौन सा नाम रहा है इसका? कुणिक। ठीक है, कुणिक नाम से ये प्रसिद्ध रहा है। दीर्घकालीन संघर्ष के उपरांत काशी व वज्जी संघ को इसने जीत लिया और मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा है वहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई और 460 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र उदयन द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो अजातशत्रु के बाद इस वंश का अगला शासक कौन हुआ? उदयन। तो इसने 460 ईस्वी पूर्व से 45 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। जैन अनुयायी था, ये राष्ट्रवादी था। अब इसमें बात कर ले हैं, इस वंश का अंतिम शासक है नागदर्शक, जिसने शिशु नाग अमात्य ने 412 ईस्वी में समाप्त करके शिशुनाग वंश की स्थापना की है। ठीक है, तो लास्ट शासक कौन रहा है हर्यक वंश का? नागदर्शक। और जिसको किसने समाप्त किया है? शिशुनाग नामक अमात्य ने। और किस वंश की नींव डाली है? शिशुनाग वंश की। तो जान लेते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो ये जो शिशुनाग वंश है इसने शासन किया है लगभग 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक। इसने अपने राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ किया? अवंती और वत्स को अपने राज्य मगध में मिलाया और वज्जियों को भी अपने नियंत्रण में इसने कर लिया। पाटलिपुत्र के अलावा इसने वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया और 344 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया है। फिर इसका पुत्र है कालाशोक, इसने 366 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। 383 ईस्वी पूर्व में दूसरी बौद्ध धर्म सभा का आयोजन इसके शासनकाल में ही हुआ है। तो ये दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? कालाशोक। ठीक है, अभी अभी हमने पहले जो बौद्ध संगति है वो भी जान ली। सेकंड का आयोजन हुआ है कालाशोक
शोक के। अब अंतिम शासक है इस वंश का महानंदी नंदीवर्धन, जिसने 340 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को खत्म करके नंद वंश की स्थापना की। किसके वंश की है? नंद वंश की। तो शिशुनाग वंश की एंड हो जाती है और यहाँ से हम स्टडी करेंगे नंद वंश के बारे में। तो ये नंद वंश है, इसने शासन किया है 344 ईस्वी से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक, और अपने प्रभाव से महापद्मनंद ने इक्ष्वाकु, कुरु, सूरसेन, मथुरा, कलिंग आदि राज्यों पे जीत प्राप्त की। अंतिम शक्तिशाली शासक यहाँ का रहा है घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। इसकी सेना में 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ, 3,000 हाथी। फिर भी ये प्रजा में अलोकप्रिय रहा। ठीक है, तो इस स्थिति का कौन फायदा उठाता है? इस स्थिति का फायदा उठाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसने कौटिल्य की सहायता से 322 ईस्वी पूर्व में मगध पे हमला किया और घनानंद को हराया, और फिर वहाँ अपने राज्य की स्थापना की, मौर्य राज्य की स्थापना। तो मौर्य राज्य की स्थापना की शुरुआत कहाँ से होती है? 322 ईस्वी पूर्व से। तो इस चैप्टर में जो भी डिटेल दी गई थी यहाँ खत्म हो जाती है। सो प्लीज़ share and subscribe my channel if you like the video.